वो लोग मुझे समझते नहीं थे, मैं क्या था, अंदर क्या था, लेकिन आवाज़ जानती थी, आवाज़ हमेशा जानती थी। ईयर 1888, लंदन में 5 औरतों के मर्डर हुए, एक के बाद एक, और मर्डरर को नाम दिया गया जैक द रिपर। 136 साल तक दुनिया नहीं जानती थी कि यह आदमी कौन था जिसने औरतों को मार के उनके ऑर्गन्स निकाल दिए थे। और 2024 में डीएनए ने पहली बार कंफर्म किया है कि जैक द रिपर कौन था, और वो नाम था एरन कोसमिंस्की। साल 2007 में एक आदमी, रसल एडवर्ड्स, एक ऑक्शन में एक सिल्क शॉल खरीदता है। कहते थे कि यह शॉल कैथरीन एडोज के मर्डर सीन पर मिला था, और इससे एक पुलिस ऑफिसर ने 1888 में सोवनियर की तरह रखा था। फैमिली में जनरेशंस तक रखा रहा। एडवर्ड्स ने इस शॉल पर 14 साल लगाए, डीएनए एक्सपर्ट्स ढूंढे। डॉक्टर जेरी, हिस्टोरिक डीएनए एनालिसिस के स्पेशलिस्ट को एंगेज किया। अक्टूबर 2024 में रिजल्ट्स आए। शॉल पर ब्लड कैथरीन एडोज की लिविंग डिसेंडेंट से एग्जैक्टली मैच किया। शॉल पर सीमन एरन कोसमिंस्की की मैटरनल लाइन की लिविंग फीमेल डिसेंडेंट से मैच हो गया था। और एडवर्ड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी हैव डेफिनेटली सॉल्व्ड आवर मिस्ट्री। एरन कोसमिंस्की, डेफिनेटली, कैटेगरिकली एंड एब्सोल्युटली। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित, और जैक द रिपर की कहानी से एक बात समझ आती है, विलेन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। और जैक एक बच्चे से कैसे विलन बना, इसे शुरू से जानते हैं। लंदन 1888, एक शहर, द व्हाइट चैपल, जहां रात के 2 बजे सिर्फ 2 तरह के लोग मिलते थे, वो जो कुछ ढूंढ रहे थे और वो जो कुछ देने के लिए मजबूर थे। व्हाइट चैपल सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक अलग ही दुनिया थी, जहां अमीर लंदन का कोई इंसान जाता नहीं था। जाता भी क्यों, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी उन्हें। 1888 में व्हाइट चैपल की एक बिल्डिंग में 900 लोग रहते थे। बच्चे सड़क पर सो जाते थे क्योंकि घर था ही नहीं। एक रोटी के लिए औरतें अपनी इज्जत बेचती थी, इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि कोई और रास्ता था ही नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड्स कहते हैं उस छोटे से इलाके में सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट्स 1200 से ज्यादा थी। अनरजिस्टर्ड का कोई हिसाब ही नहीं था। ये वो बैकग्राउंड था जिसमें जैक द रिपर घूमता था। उसका बचपन इस दुनिया में पला। ये वो अंधेरा था जिसमें वो घुल जाता था, जैसे कोई चीज जो हमेशा से उस अंधेरों में थी, सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी। और एक चेहरा, एक आदमी उस अंधेरों में पहले से था। 1865, क्लोडावा, पोलैंड, जहां एरन कोसमिंस्की पैदा हुआ, एक यहूदी टेलर के घर में। बाप का नाम एब्रम, मां का नाम गोल्डा। 3 भाई बहन। एक नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत छोटे से घर में, तंगी में, लेकिन साथ में। लेकिन 1881 में एरन सिर्फ 16 साल का था, तब उसकी दुनिया एक पल में बदल गई। रशिया के सार अलेक्जेंडर II की हत्या हुई, और उस हत्या का इल्जाम बिना किसी सबूत के यहूदी लोगों पर डाला गया, और पूरे पोलैंड में राइट्स शुरू हुए। यहूदी मोहल्ले जला दिए गए, लोगों को सड़क पर मारा गया, घर राख हो गए। एरन कोसमिंस्की ने 16 साल की उम्र में अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा, अपने मोहल्ले को जलते देखा। जो कुछ भी जानता था एक पल में खत्म हो गया। तो पूरी फैमिली भागी, और भागी तो जर्मनी, और उसके बाद लंदन। जेब में कुछ नहीं, सिर्फ एक उम्मीद कि वहां कुछ बेटर होगा। वो उम्मीद उन्हें व्हाइट चैपल ले गई। व्हाइट चैपल में आने पर उन्होंने जो देखा वो पोलैंड से भी ज्यादा बुरा था। एक चौल, काम नहीं, पैसा नहीं, और 16 साल के एरन के दिमाग में वो तस्वीरें जो कभी नहीं गई। लोगों का मरना, आग, भागना, वो आवाजें जो रात को आती थी जब सब सो जाते थे और अंधेरा गहरा होता था। कुछ लोग ऐसी चीजें देख के आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो अंदर से खत्म हो जाते हैं। और यहीं से एरन कोसमिंस्की का टूटना शुरू हुआ। धीरे धीरे
बिना किसी को पता चले। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास आज भी वो असाइलम रिकॉर्ड्स हैं और उन रिकॉर्ड्स में एक लाइन लिखी है, He declares that he is guided and his movements altogether controlled by an instinct that informs his mind। एक इंस्टिंक्ट जो उसके दिमाग को इन्फॉर्म करता था, जो उसे बताता था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। मॉडर्न डॉक्टर्स ने इन सिम्टम्स को पढ़ा, इन रिकॉर्ड्स को देखा और एक नाम दिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। एरन को आवाज़ें सुनती थी, वो आवाज़ या शायद कई आवाज़ें जो सिर्फ उसने सुनी थी, जो उसे गाइड करती थी, जो उसे कहती थी कि तू अलग है, तू समझता है जो दूसरे नहीं समझते, तू जानता है जो दूसरों को कभी पता नहीं चलेगा। और इन आवाज़ों के साथ आया एक और खौफ, खाने का डर। एरन को यकीन था कि कोई उसे पॉइजन करना चाहता है। वो किसी के हाथ से खाना नहीं खाता था, सड़क पर गिरे हुए खाने को उठाता और खाता, क्योंकि वो सेफ था, किसी ने छुआ नहीं था उसे। और फिर एक दिन बहन की तरफ नाइफ उठाई, बहन भागी, बच गई, लेकिन फैमिली ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने कोस्मिस्की को हैच लुनेटिक असाइलम में बंद कर दिया और अचानक से व्हाइट चैपल में हो रहे मर्डर्स बंद हो गए। पर कोस्मिस्की का असाइलम में जाना और इन मर्डर्स का बंद होना, इसके बीच में क्या लिंक था, इसके लिए हम जानते हैं कि इससे पहले 3 साल पहले 1888 में क्या हुआ। 31 अगस्त 1888 रात के 3:40 बक्स रो व्हाइट चैपल की गली में 2 कामगार अपने काम पर जा रहे थे। उन्होंने जमीन पर कुछ देखा, लगा कि कोई औरत सो रही है। व्हाइट चैपल में यह आम बात थी, लोग सड़क पर सो जाते थे। वो पास गए, उन्होंने हाथ लगाया और उन्होंने रियलाइज किया कि वो मर गई थी, बहुत बुरी तरीके से। उसका नाम था मैरी एन निकोल्स, 43 साल की औरत। थ्रोट इतनी डीपली कटी हुई थी कि गर्दन तकरीबन अलग हो गई थी। पेट सर्जिकल प्रिसीशन के साथ खोला हुआ था। यही नहीं, 8 सितंबर 1888 एनी चैपमैन, 47 साल, हैनबरी स्ट्रीट के पीछे एक कोर्टयार्ड में मरी हुई पाई गई। थ्रोट कटा हुआ था, पेट कटा हुआ था, लेकिन इस बार ऑर्गन्स मिसिंग थे। ये थी वो दूसरी औरत। इस मर्डर के बाद पूरा स्कॉटलैंड हिल गया और बात फैली, दिस इज नॉट अ कॉमन क्रिमिनल, दिस इज समवन हु अंडरस्टैंड्स द ह्यूमन बॉडी। सोचो एक बार, एक बार्बर रोज हाथ चलाता था, रोज नाइफ यूज करता था, ह्यूमन एनाटॉमी के पास रहता था काम की वजह से, और रात को वही हाथ, वही नाइफ और वही प्रिसीशन। फिर आई वो रात जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने डबल इवेंट कहा। एक ही रात 2 मर्डर्स। एलिजाबेथ स्ट्राइड बर्नर स्ट्रीट पर 1 बज के रात के मरी हुई पाई गई। उसकी थ्रोट कटी थी, लेकिन कुछ और नहीं, जैसे बीच में कोई आ गया, लेकिन वो रुका नहीं। 45 मिनट बाद 3 गली छोड़ के कैथरीन एडोज, थ्रोट, पेट, चेहरा म्यूटिलेटेड, लेफ्ट किडनी बॉडी से बाहर, यूट्रस गॉन। एक रात 2 मर्डर्स, 45 मिनट, सिर्फ 3 गलियों का फासला, और एक वॉल पर चौक से लिखा मिला, The Jews are not the men to be blamed for nothing। ये था यहूदी लोगों पर इशारा, एक यहूदी सस्पेक्ट की तरफ, या कोई कोइंसिडेंस था। स्कॉटलैंड यार्ड के कमिश्नर ने खुद ऑर्डर दिया, इस लाइन को सुबह होने से पहले मिटा दो। डर था कि व्हाइट चैपल के यहूदी मोहल्ले में राइट्स बढ़ जाएंगे अगर ये पब्लिक ने देख लिया तो, और उनके इस ऑर्डर से लाइन मिटा दी गई। फोटो भी नहीं ली गई, एविडेंस गया हमेशा के लिए।
9 नवंबर 1888। थॉमस बोयर रेंट मांगने गया। मैरी जेन केली का दरवाजा खटखटाया गया, पर कोई जवाब नहीं। वो दरवाजा तोड़कर अंदर गया, लेकिन जो उसने देखा, वो देखते ही वो वहां से भाग गया और भागकर सीधा पुलिस स्टेशन गया बिना रुके। मैरी जेन केली सिर्फ 25 साल की थी, व्हाइट चैपल की सबसे छोटी विक्टिम। आयरलैंड से लंदन आई थी। इसकी पुलिस रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेटर्स ने काफी बार पढ़ी और पढ़ने के बाद फाइल बंद कर दी। खुद अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की कि उसने कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया था जो इंसान की शक्ल में नहीं था। और इसके बाद मर्डर्स खत्म हो गए हमेशा के लिए। अब वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। स्कॉटलैंड यार्ड के सीनियर ऑफिसर्स जानते थे कि मर्डरर कौन था। असिस्टेंट कमिश्नर सर रॉबर्ट एंडरसन, जो सीधा इस केस पर थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मेमोइर्स में लिखा, द ओनली पर्सन हु एवर हैड अ गुड व्यू ऑफ द मर्डरर unhesitatingly identified the suspect the instant he was confronted with him, but he refused to give evidence against him. एक आई विटनेस था जिसने मर्डरर को देखा था। उसने कंफर्म किया, हाँ यही है, लेकिन टेस्टिमनी देने से मना कर दिया। क्यों? एंडरसन खुद लिखते हैं, बोथ द विटनेस एंड द सस्पेक्ट वर ज्यूज and the witness would not testify against a fellow Jew. और फिर चीफ इंस्पेक्टर डोनाल्ड स्वैन सॉन्जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के हेड थे। उन्होंने अपनी पर्सनल कॉपी ऑफ एंडरसन मेमोइर्स में मार्जिन्स पर हाथ से नोट्स लिखे, प्राइवेट नोट्स, जो उनके डिसेंडेंट्स ने डिकेड्स बाद पब्लिक किए। और उस नोट में एक नाम था, कोस्मिंस्की। कोस्मिंस्की वॉज द सस्पेक्ट। स्कॉटलैंड यार्ड का खुद का हेड ऑफिसर क्लियरली लिख रहा है ये, तो वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक अनस्पोकन चॉइस थी, एक यहूदी को यहूदी नेबरहुड में सिर्फ यहूदी गवाह की टेस्टिमनी पे कन्विक्ट करो, जो बोलने से मना कर रहा था कोर्ट में। और अगर उसके बिना उसको कन्विक्ट करते तो केस टूट जाता, राइट्स बढ़ते और ज्यादा खून होता। या फिर चुपके से उस आदमी को असाइलम में बंद कर दो, बिना ट्रायल के, बिना चार्ज के, और दुनिया को कभी पता ना चले। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 1891 में एरन कोस्मिंस्की, कॉलोनी हैच लुनैटिक असाइलम, दरवाजा बंद, बिना किसी केस के, बिना किसी चार्ज के, और मर्डर्स बंद हो गए। स्कॉटलैंड यार्ड ने फाइल बंद कर दी। ऑफिशियल कंक्लूजन, अनरिजॉल्व्ड 136 साल तक। लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड का खुद का सीनियर ऑफिसर 1888 में हाथ से लिख चुका था, कोस्मिंस्की वॉज द सस्पेक्ट। एंड 2025 में रसल एडवर्ड्स ने ब्रिटेन्स हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, एरन कोस्मिंस्की को लीगली जैक द रिपर डिक्लेयर किया जाए। हियरिंग चल रही है। एरन कोस्मिंस्की असाइलम में 28 साल रहा और मार्च 1919 में 53 साल की उम्र में एरन कोस्मिंस्की मर गया। जैक द रिपर की ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी बाकी सारी स्टोरीज को फॉलो करें हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज में।